हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं विद्यानिवास मिश्र का निबंध है आपका मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो कि आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में लगा हुआ है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। निबंध जो है ये विद्यानिवास मिश्र का लिखा हुआ निबंध है। विद्यानिवास मिश्र की बात करें तो इनका जन्म 28 जनवरी 1926 ईस्वी को हुआ है, ठीक है। और ये जो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध जो है ये 1974 ईस्वी में लिखा गया है। ये एक विचारात्मक निबंध है। अब ये निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है शीर्षक से जो है ये संकलन से लिया गया है। इसमें कुल आपके 17 निबंध हैं। 17 निबंधों का क्रम भी बिल्कुल आपने याद रखना है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से निबंध जो हैं वो आपके हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले है मुकुट मीला और नूपुर है, विंध्य की धरती का वरदान है, अमरकंटक की सालती स्मृति है, राष्ट्रपति की छाया है, बेतवा के तीर पर हुई है शिला सब चंद्रमुखी, रेवा से रीवा, कलचुरियों की राजधानी गुर्गी, रुपहला धुआं, मेघदूत का संदेश, आपका स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी, आपकी सावनी स्वाधीनता, एक निर्वासित श्यामा, अयोध्या उदास लगती है, खामोशी की झील, राधा माधव हो गयो, बालू के ढूह और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो कि इनका 17वां निबंध है, जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, ठीक है। तो आज हमें इसी को पढ़ना है। चलिए चलते हैं थोड़ा भूमिका की तरफ और इसका पूरा विश्लेषण जो है वो देखते हैं, और जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं उनको जो है उनसे आत्मसात होते हैं और उनको जो है वो नोट भी करते हैं। तो चलिए, भूमिका जो है इस निबंध की बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी सी भूमिका है, पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर हमें डेफिनेटली मिलेंगे ज़रूर। चलिए अपनी बात यानी कि देखते हैं। थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा क्योंकि आपको थोड़ा ब्लर सा लगेगा, है ना। चलिए देखते हैं। इस निबंध संग्रह में आधे निबंध पुराने हैं और आधे नए हैं। पुराने निबंध इस निबंध संग्रह की यायावरी प्राय कुलवृत्ति के समीप हैं, इसलिए यहाँ जोड़ दिए गए हैं। ये वैसे अद्भुत लगता है कि 17 वर्षों का अंतराल हो गया। कितने वर्षों का? 17 वर्षों का अंतराल हो गया है कि मैं विंध्य प्रदेश में प्रवासी की जिंदगी व्यतीत करता हुआ भी आत्मीयता पा रहा था, ठीक है। ये कौन कह रहा है? ये जो है वो आपके खुद विद्यानिवास मिश्र जो हैं वो कह रहे हैं, ठीक है। कहाँ के निवासी हैं? विंध्या प्रदेश के, ठीक है। कितने वर्षों से? 17 वर्षों से, ठीक है। आगे चलते हैं कि और एकाएक उस प्रदेश से बिछुड़ना पड़ा। उस आत्मीयता की तलाश में भीतर के जंगलों और वीरान पठारों की यात्रा करता रहा हूँ। एक तरफ से वे प्रवास अपने दर्द के साथ घर में ही आ पहुँचा है। इन निबंधों के बारे में और कोई वक्तव्य देना मैं आवश्यक नहीं समझता। जिन स्थानों और व्यक्तियों ने मुझसे इन निबंधों को लिखवाया है, उनके नाम लिए बिना मन से उनके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। इन निबंधों के संग्रह की पांडुलिपि तैयार करना मेरे लिए एक समस्या थी। मेरे स्नेही बंधु श्री आपके जो पद्यधर त्रिपाठी, ठीक है। तो इनके स्नेही बंधु का नाम ज़रूर याद रखिएगा। स्नेही बंधु हैं पद्यधर त्रिपाठी, ठीक है। ने बार बार उकसाकर बिखरे हुए सूत्र जोड़ने के लिए विवश किया। मेरे स्नेह में आपके जो हैं वो महाजन जैनेन्द्र, ठीक है ना, जैनेन्द्र को, वात्स्यायन अज्ञेय को, ठीक है, इनको भी याद रखिएगा, ने किसी तरह इस सामग्री को आपका जो है सांगोपान जुटाकर इस निबंध संग्रह को प्रकाशन के लिए प्रस्तुत कर दिया। इनको मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। कौन कहते हैं? ये विद्यानिवास मिश्र कहते हैं, और ये जो है वो आपका भूमिका में लिखा गया है। आपके जैनेन्द्र का जिक्र और आपके अज्ञेय का जिक्र और इनके एक परम मित्र आपके बंधु इनके आते हैं, ठीक है। एक मिनट में पेन ले लूँ। ये जो है श्री पद्यधर त्रिपाठी, ठीक है। इन तीन का जिक्र जो है इन्होंने आपकी भूमिका में किया है। साथ साथ ही हमने ऊपर ये भी देख लिया है कि ये विंध्य प्रदेश के प्रवासी की तरह बोला 17 वर्षों से जो है यहीं पर जो है वो यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा इसके तथ्य की ओर, ठीक है। देखते हैं, पूरा सारांश करते हैं, वहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को
ठीक है। बोला मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, महीनों से मन बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं है, कुछ तबीयत ढीली है, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर है। ठीक है। अगर पीडीएफ आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप सुन भी सकते हैं। ठीक है, सुनकर मैं ज़रूर चीज़ों को हाईलाइट कर दूंगी जो भी रहेंगी। ठीक है ना। बोला खुले आकाश के नीचे भी खुलकर जो है वो सांस लेने की जगह की कमी है। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं। बोला जो है खूब ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती। फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपने भी एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आवृत्तियाँ और डरावनी हो आकृतियाँ और डरावनी हो गई हों। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती, उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ है एक सहज क्रम से हुआ है, ना होना ही कुछ अटपटा होता है। कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी मतलब ये बोल रहे हैं कि महीनों से ही मन मतलब बहुत सा उदास है और उदासी की कोई खास वजह भी नहीं है। मतलब कुछ तबीयत ढीली रहती है, कुछ आसपास के तनाव है जिनके कारण मतलब मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं खुले आसमान के नीचे भी सांस जो है वो नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत सी बाधाएं मेरे आस पास से जो है वो आती रहती हैं। ठीक है, तो इनकी कोई वजह नहीं है। फिर ये आगे जिक्र करते हैं कि बताते हैं कि अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए रात 9 बजे, ठीक है, तो समय बिल्कुल याद रखिएगा कि 2-3 रात पहले वो कहते हैं कि एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। ठीक है, कितने बजे, समय क्या था, 9 बजे। ठीक है, साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या। अब आप कन्या का नाम बिल्कुल याद रखिएगा। कन्या जो होती है ये इसका नाम जो है ये कृष्णा होता है कन्या का। ठीक है, तो बोला कि पली कन्या ने अनुमति मांगी। शहरों की है ना आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। ठीक है, रात के 12 बज गए। संगीत प्रोग्राम दिखने कब गए थे, रात को 9 बजे गए थे। ठीक है, उनका मन बहुत चिंतित है। वो सोच रहे हैं कि ना भेजूं, पर फिर भी उनको भेजना पड़ता है क्योंकि बच्चों का मन है। बोला कि 1-1.5 घंटे में आप सुन के वापस आ जाना। रात के 12 बज गए हैं, लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई। ठीक है, गृहिणी यानी कि इनकी पत्नी। ठीक है, झलाइयों साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए जो है वो संकल्प बोलने लगे। ठीक है ना। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया, गृहिणी को समझाया बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती है, तुम सो जाओ, है ना, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोतने लगा। दूर कोई भी आहट होती। अब याद रखना कि ये जब इन बच्चों की राह देखते हैं तो क्या करते हैं, बरामदे में कुर्सी लगाकर जो है वो बच्चों की राह जो है वो देखते हैं। इन्होंने कुर्सी लगाई थी। ठीक है ना। दूर कोई भी आहट होती तो उदित होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क छिप जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं और ना ही बोला कोई चिरई का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियाँ गूंज आई। ठीक है, तो कब गूंज आई थी, बोला मोर राम के भीजे मुकटवा, लक्ष्मीन के पटुका, मोरी सीता के भीजे सैनुरवा, ता राम घर लौट ही। अब याद रखिएगा कि ये जो इनकी जो पहली जो मतलब पंक्तियाँ आती हैं ना गीत की, ठीक है, वो यही आती हैं। ठीक है, गीत की पहली जो पंक्तियाँ आती हैं, अगर क्रम में पूछ लिया गीत पहले तो मोरे राम के भीजे मुकुटवा। ठीक है, बोला मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पटुआ यानी कि दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। बचपन में दादी नानी जाएं पर ये गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विहल होकर गाती।
और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा बनवास मिला था। अब याद रखिएगा, ये भी हाईलाइट कर देती हूँ पॉइंट कि मेरे लाल को कैसा बनवास मिला। कौन कहता है? लेखक की दादी जो हैं वो कह रही हैं कि मेरे लाल को कैसा बनवास मिला। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ सकती। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है ये पुरानी पीढ़ी की चिंता की बात को नहीं समझ सकती। आपकी ना ये एक पिता कहानी आती है। ठीक है, कौन सी पिता कहानी आती है? उसमें भी आपकी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का जिक्र हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। बोला, मन में ये प्रतीत ही नहीं होता कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ती है। पॉइंट हाईलाइट कर रही हूँ मैं साथ साथ में, बिल्कुल इनको नोट कर लीजिएगा कि जो मेहमान लड़की है ये कहाँ पढ़ती है। लड़की जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ती है। लड़का संकट बोध की कविता लिखता है। ठीक है, दोनों ही संगीत के कार्यक्रम में गए हुए थे रात को 9 बजे और लौटते हैं रात के 12 बजे, मतलब 12 बज चुके हैं तब भी नहीं आए हैं। तो लड़की कहाँ पढ़ती है? दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में, और लड़का जो है संकट बोध कविता लिखता है। पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती है। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं। लेखक जो है ये बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, अब लौटते समय कहीं कुछ हो गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। ये कथन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक इसको देख लीजिएगा। मैं लिख देती हूँ कि ये आपका कथन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। घर आई कहीं कुछ हो ना जाए, मन फिर बोला है घूम गया कौशल्या की ओर। अब लेखक कहते हैं कि उसका मन फिर से कौशल्या की ओर घूम गया, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा कौशल्या का जिक्र किया गया है। जब राम वन में जाते हैं ना तो माँ कौशल्या भी बहुत दुखी होती हैं, बहुत उदास होती हैं कि मेरा बेटा जो है वो वन में चला गया है। तो इसलिए कौशल्या का जिक्र किया है कि जब भी कोई बच्चा बोला बाहर जाता है ना तो वो माँ कौशल्या की तरह जो है वो चिंता में डूब जाते हैं। ठीक है ना। तो बोला कि यहाँ से कि लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की और इन सब के राम वन में निर्वासित हैं। पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने से पहले एक बदा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे मूंद मंगल में ही रहना चाहते हैं। जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। याद रखिएगा, यहाँ मंगल नाना का जिक्र भी हुआ है और मंगल मूंद उसको कहा गया है। ठीक है ना। बोला, मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशेष मंगल आकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निविकार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और वंदनावार ना दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट ओधाई हुई अधफूटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठों का अंबार दिखता है और मंगल बाध्य डेरा बोला उखाड़ने वाले अंतिम बोला ये जो है आपके कारवरदार की उसांस में बजकर एक वारगी बद हो जाता है। ठीक है, फिर से गीत आता है आपका, याद रखिएगा कि लगती अवध भयावह भारी, मानहू काल राति अंधियारी, घोर जंतु समपूर नर नारी, डर पही एक ही एक निहारी, घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता, बागह बिकट बेली कुमलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है। ठीक है, एक दूसरे को देखने से डर लगता है
क्योंकि यहाँ इनके बच्चे जो हैं वो बाहर चले गए हैं, रात को 9 बजे गए हैं, अब रात के 12 बजने वाले हैं, ठीक है, पर वह वापस नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर इनके जो माता पिता हैं बहुत चिंतित हैं और चिंता में ही जो है ये सोच रहे हैं कि मतलब ऐसा ऐसा सब उनके सामने हो रहा है कि कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और ऐसी अंधेरी, बोला काल रात्रि आ गई है, एक दूसरे को देखने से भी डर लगता है, घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई हैं, नदियों और सरोवरों को देखना भी दुरुस्त हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वे निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की और उन्मुख समिष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की अर्धो अनुमुख चेतना की यही कीमत मनावत काल से अदा की जाती है। इसलिए जब कीमत अदा कर दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, ये चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, पर राम के उत्कर्ष की कल्पना ना भीगे, वह हर बारिश में हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण, पॉइंट को याद रखिएगा कि नर के रूप में लीला करने वाले कौन थे? नारायण। निर्वासित की व्यवस्था झेले पर नर के रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों में झालर में उसकी दीप्ति छिपने ना पाए। उस नारायण के सुख सेज बने। अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहें, लेकिन उनका दुपट्टा, उनका अहनिर्ष जागर ना भीजे। दोषी नारायण, ठीक है ना, के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष, ठीक है, के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा और इन दोनों का गौरव। बोला जगजननी आद्य शक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एकनिष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। ये भी पॉइंट में हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है, कि दोहरा निर्वासन किसके लिए कहा गया है? दोहरा निर्वासन जो है वो सीता के लिए कहा गया है, ठीक है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। तो निर्वासित होने के लिए किसको कहा है? सीता को। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा? कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में बोला चित्त कूद पड़ने के लिए उफलता है और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखकर ही उस पर पानी के छींटे डाल देती है। उफान दब जाता है, पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वे राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासित से पहले तो मुकुटधारी किसको कहा गया है? राम को मुकुटधारी कहा गया है, ठीक है। सौभाग्य अखंडित किसका है? सीता का। याद रखिएगा पॉइंट आप, ठीक है ना। और एक बार और अयोध्या बोला जंगल बन जाती है, स्नेह की रसधार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पलट हो जाता है। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच रहती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राजमुकुट में जड़े हीरों की चमक के सैकड़ों शिखर एकदम कठोर, तीखे और निर्मम हो जाते हैं। अब याद रखिए ये कथन जो है ये किसके कथन है? भवभूति ने ये कहा था। अगर ये वाली लाइन आ गई तो किसकी है? भवभूति की ये लाइन है आपकी, ठीक है। पुरा यत्र स्त्रोत पुलिन मधुना तत्र सरिता विषयातो घन विरल भाव क्षिति रुहाम वहो कलाद दृष्ट हाप मिश मन्ये वनमिदम निवेश शैलाना तदि मितित बुद्धि दृढ़त्यामि, ठीक है। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से कराह उठते हैं और इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। सीता का बोला जो वर्चस्व और प्रखर हो जाता है। कुर्सी पर पड़े पड़े ये सब सोचते सोचते 4 बजने को आ गए हैं, ठीक है। लेखक बोलते हैं कि कुर्सी पर पड़े पड़े अब सोचते सोचते 4 बजने को आ गए हैं। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरजीव निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा, मेरी मेहमान लड़की, तो मैंने आपको नाम पहले बता दिया है कृष्णा। और बच्चे कितने बजे लौटे थे? तो बच्चे रात को 9 बजे गए थे। जो मतलब पिता थे वो 12
12 बजे तक इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, फिर 4 बजे जो हैं वो बच्चे वापस लौटते हैं। मेहमान कौन है? कृष्णा है। ठीक है, अब बोला चिरजीव निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा यानी कि मेरी मेहमान बोली, दरवाज़ा खोलिए। आंखों में इतनी बोला कायरता कि कुछ कहते नहीं बना। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाज़ा होगा कि हम कितने परेशान रहे हैं। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने मुंह तक नहीं छुआ। मुंह ढोंप पर सोने का बहाना शुरू हुआ, है ना। मैं भी स्वस्ति की सोम लेकर बिस्तर पर पड़ा रहा। अब पर बोला अध्य चेतना अवस्था में फिर जहाँ खोया हुआ था वहीं लौट गया। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीग कर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम लखन और सीता अभी भी वन में भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है, पेड़ की हर पत्ती। अब यहाँ पे इसका कहने का क्या अर्थ था? यहाँ पर इसके कहने का अर्थ था कि बोला मेरे बच्चे तो घर लौट आए, पर मेरी दादी की चिंता अभी भी वैसी बनी हुई है कि वो राम सीता लक्ष्मण की सोच वाली। ठीक है ना। बोला पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगी। ताने पर टिके तो उसकी हर नस नस में आपकी पालवित होकर पीठ गलाने लगी। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल की मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हुए? तुम जिसकी बुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने वाने तार तार होकर अलग हो गए हैं। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो। मेरे राम और चीर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मन चाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीज़ें में दूसरे कुछ पतियाए भी, पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा। पर दूसरी ओर ये भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है? वे चिंता क्या पराये के लिए होती है? वे क्या कुछ भी अपना नहीं है? फिर इस अनमने मन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं? क्या ना कुछ होना और ना कुछ बनाना ही अपनाने की उनकी बड़ी हुई शांत नहीं है? तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये भीतर से कहाँ पाऊँ अपनी उदासी से ऐसा चिपकाव, अपने संकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता। राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊँ? मैं शब्दों के घने जंगलों में घिर गया। जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्यत के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली की जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान कृष्णा लड़की, ठीक है, कि एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े ना जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं देता है जिससे जिंदगी उब से कुछ उबर सके। और इतने में पूर्व से हल्की उजास आती है और शहर के इस और भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ साथ चढ़ती उतरती जंतसार गीती हल्की सी सिरहन पैदा कर जाती है। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है वो चक्की के स्वर की बात की गई है। ठीक है, मोरे राम के भीजे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालय जीवन की निरस्ता में सूखा मन कुछ ज़रूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता, नहीं तो कुछ नम तो ज़रूर ही हो जाता है। और महीनों की उमड़ी धुमड़ी उदासी बरसने को आ जाती है। बरस ना पाए यह अलग बात है, ठीक है, पर बरसने का ये भाव जिस और आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य
कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो अपरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल और उस कौशल्या की और उस मानवीय संवेदना की और ही कहीं राह में घास के नीचे दबी हुई मिलती है। ठीक है, राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनवाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह को सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खिंचवाने वालों की चमकती छवि, यात्राओं के लिए बहुत रमणीय स्थली बनाई जा रही है। अब देखो ना, ये इम्पॉर्टेंट भी है आपका। ठीक है, क्या कि बोला घास की महिमा अपरंपार है, उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र, वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। किससे? बोला जो नीचे दबी हुई है जो घास होती है ना, इसकी महिमा बहुत है। बोला पशुओं के लिए राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जाता है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खिंचवाने की चमकती छवि, यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीय स्थली जो है वो बनाई जा रही है। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है, उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ दगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी की रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में, चक्की का स्वर है आपका। ठीक है, और आपके श्रम का स्वर है। रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस और राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस और बता दो सखी किस और। ठीक है, तो आपका जो अंत होता है इस निबंध का वो बता दो सखी पर होता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको एक दो चीज़ें और हाईलाइट करवा देती हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने याद रखना है कि सबसे पहली जो पंक्ति आती है वो महीनों से मन बेहद उदास है। ठीक है, पहली पंक्ति है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी पंक्ति आती है, अभी 2-3 रात पहले। ठीक है, हाईलाइट कर लीजिएगा कि अभी 2-3 रात पहले। ठीक है ना। उसके बाद तीसरी, रात के 12 बज चुके हैं। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी पंक्ति है कि रात के 12 बज चुके हैं, है ना। उसके बाद आपने याद रखना है कि उसके बाद जो है वो गीत आता है। गीत कौन सा आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे राम का भीगे मुकुटवा। ठीक है ना, तो ये है ना। आगे चौथी जो पंक्ति आती है, बचपन में दादी नानी बोला जाएं, पर ये गीत गाती रहती थी। ठीक है, तो ये आपकी चौथी पंक्ति जो है आती है, क्योंकि क्रम तो आपको आता ही है लगाने के लिए, है ना। पांचवी पंक्ति आती है, मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर। ये पांचवी पंक्ति है आपकी, देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है कि जब आपकी पांचवी पंक्ति आती है तो उसके बाद आपका फिर से गीत आता है। ठीक है, तो पहले गीत राम का भीगे मुकुटवा और दूसरा गीत जो है वो आपका ये आता है, लागती अवध भयावह भारी। ठीक है, उसके बाद कैसे मंगलमय प्रभात। ठीक है, तो ये आता है आपका 6वीं पंक्ति में, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आपका फिर से ये जो है 6वीं पंक्ति के बाद आपका फिर से जो है वो गीत आता है यहाँ पर, है ना। ये पूरा यत्र, ये आपका तीसरा गीत है। ठीक है, राम का मुकुट इतना, तो आप 6वीं जो आपकी 7वीं जो पंक्ति आती है वो ये है, कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते रहे। ये बीच में आती है पंक्ति, आइडिया रखिएगा थोड़ा सा कि बीच में आती है, शुरू में नहीं आती है। ठीक है ना। उसके बाद जो है वो आपकी तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग जाता है। ठीक है ना। तो ये आपकी 8वीं पंक्ति है और उसके बाद में आपको 9वीं पंक्ति भी बता देती हूँ। ठीक है, तो ये आपकी 8 पंक्तियाँ थी इसमें, अब आप बाकी देख लीजिएगा। ठीक है ना। 8 और 9वीं जो है आप यहाँ से रख सकते हैं कि इतने से पूर्व की। याद रखिएगा जो पहली पंक्ति है ना वो मन बहुत उदास से शुरू होती है। ठीक है ना। और अंतिम पंक्ति जो है ये हल्की उजास आती है, यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ आप विश्वविद्यालय जीवन की निरस्ता को भी याद जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, ये निबंध हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।